मैकडॉनल्ड आयोग, इसकी अनुशंसा के आधार पर अकाल कमीशन के पद का गठन हुआ। लॉर्ड रिपन अकाल संहिता बनाई थी इन्होंने। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन, धन का एक तरफा बहाव। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इंडिया से इंग्लैंड की ओर धन के एक तरफा बहाव का विचार दिया। उन्होंने पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा। उनके अतिरिक्त रमेश चंद्र दत्त, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, अय्यर आदि ने भी ड्रेन ऑफ वेल्थ के विचार को आगे बढ़ाया। रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बंगाल के किसान। माध्यम स्रोत, प्लासी की लड़ाई के बाद से ही आरंभ हो गया था ये ड्रेन ऑफ वेल्थ। बक्सर के बाद द्वैत शासन, कंपनी का भुगतान भारत के खजाने से हुआ। कंपनी और ब्रिटिश क्राउन की सरकार के दौरान कई ऐसे ऋण लिए गए जो कि सरकार और यहाँ के लोगों के लिए कतई जरूरी नहीं थे, जैसे जीत के लिए ऋण, विद्रोह दमन के लिए ऋण, रेलवे के लिए ऋण। रेल के पर विवाद होता है, लेकिन यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रेलवे भारत पर थोपा हुआ था और साम्राज्यवादी शासन था। अधिकारियों का वेतन वह रकम जो ब्रिटिश चला रहा था। भंडार खरीद के रास्ते भी बड़ी राशि का बहाव हुआ। इसके रास्ते कुछ सामग्रियां भी आई, लेकिन इसका नुकसान यह था कि महंगी खरीद हुई और भारतीय उद्योग के विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ। सैन्य व्यय, विशेषतः भारत के बाहर के अभियानों पर होने वाला व्यय। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान लगातार धन का निष्कासन बढ़ता गया, जिसका इस क्रम से सबसे बड़ा माध्यम बना गृह प्रभार विभाग, होम चार्ज। यही वही विभाग था जिस रास्ते से सरकार भंडार खरीद का काम करती थी, ऋण का भुगतान करती थी, काउंटर गारंटी का भुगतान करती थी, पेंशन का रकम भेजती थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के जिस शोषण का शिकार हुआ उसमें धन का निष्कासन सबसे उल्लेखनीय है। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार ने आरोप की जांच के लिए बेल्बी आयोग का गठन किया था। इसने नौरोजी और गोखले को सम्मन किया, लेकिन अंततः इनके आरोप को नकार दिया। बाद में भी ब्रिटिश सरकार ने अधिकांश निर्णयों जैसे कि रेलवे, भंडार खरीद, ऋण भुगतान, अधिकारियों की पेंशन आदि को उचित बताना जारी रखा। धन के निष्कासन का प्रभाव, इसके कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ। धन होता तो निवेश होता, धन होता तो बाजार में खरीद की क्षमता होती या बैंक की व्यवस्था होती। आर्थिक विकास से सामाजिक एवं सांस्कृतिक पतन हुआ। उसने राष्ट्रीय आंदोलन को बल दिया, क्योंकि भारतीयों को यह बात समझ आ गई थी कि धन का निष्कासन अनिष्टों का अनिष्ट है। समाज सुधार आंदोलन और अधिनियम आंदोलन, सती उन्मूलन अधिनियम, कन्या शिशु हत्या पर रोक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजस्थान में नर बलि पर रोक, ठगी पर नियंत्रण मध्य भारत, स्लीमन एवं लड़ाई विलियम बेंटिक, दास प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आयु सम्मति अधिनियम, शारदा अधिनियम, सती उन्मूलन अधिनियम जो है वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब सती प्रथा को कानून अपराध माना जाएगा। राधाकांत देव इसके विरुद्ध थे। राजा राम मोहन राय बिस्टर। अतः रोक कामयाब रहा एवं आगे के सुधार को प्रेरणा मिली। नर बलि प्रथा उड़ीसा के खोंड जाति में थी, रोक लगाई विलियम बेंटिक ने। दास प्रथा 1833 का एक्ट, 1843 में एलन बरो का एक्ट, दास प्रथा पर उन्होंने रोक लगाई थी एलन बरो ने 1843 में और 43 में, और 1833 का एक्ट था एक। गिरमिटिया क्या है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, लॉर्ड विलियम कैनिंग, विधवा का विवाह हो सकता है, उसके पुत्र को उत्तराधिकार मिलेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेथुन स्कूल चलाते थे। एज ऑफ कंसेंट बिल कब?
1891 में आया। पृष्ठभूमि थी इसकी रमाबाई का केस, बहरामजी मालाबारी का प्रयत्न, प्रावधान कामयाबी, भारतीयों की प्रतिरक्षा, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता। समर्थक अगरकर, तिलक, रानाडे, ये मतलब इन्होंने समर्थन किया था कि 12 वर्ष से कम का। विरोधी, यार ये विरोधी ने, तिलक ने विरोध किया था इसका, तिलक ने समर्थन नहीं किया था। एज ऑफ कंसेंट बिल, शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम के अनुसार ना लड़की की सबसे पहले 1891 में आया था ये एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में, और इसके बाद में आया था शारदा अधिनियम, 14 वर्ष की लड़की होगी, 18 वर्ष का लड़का। 19वीं सदी के समाज की समस्याएं सुधार के लिए जिम्मेदार कारक, सुधारकों के मुख्य मुद्दे एवं उनकी विचारधारा, प्रमुख सुधारक, सुधार आंदोलन, राष्ट्रवादी संबंध, सुधार आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, समाज सुधार आंदोलन ने किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, जाति भेद, लिंग भेद, हिंदू मुस्लिम समाजों का टकराव एवं दुराव, परंपरागत दृष्टिकोण एवं शिक्षा प्रणाली, परंपरागत धर्म एवं उसका सामाजिक दृष्टिकोण, 19वीं सदी का समाज हिंदू मुस्लिम के आपसी संबंधों के मामले में यद्यपि की मध्यकाल की तुलना में बेहतर हो रहा था कई स्तरों पर, लेकिन इसके साथ ही दोनों के बीच दुराव यानी दूरी बनी हुई थी। दोनों समाजों में टकराव के कुछ बिंदु मौजूद थे। हिंदू समाज को मुस्लिम आक्रमणकारियों के करतूतों में कई तरह की शिकायतें थी, जबकि मुस्लिम समाज के अंदर अभी भी बहावी जैसा आंदोलन उभर रहा था। इसके परिणाम स्वरूप दोनों समाजों के प्रयोग से राष्ट्र निर्माण की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं किया गया। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 19वीं सदी के समाज सुधार के सामने यह एक चुनौती थी, लेकिन समाज सुधार आंदोलन की सीमा यह रही कि इसके समाधान के लिए सुधारकों ने कोई ठोस कार्य नहीं किया। 1857 का विद्रोह जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सहयोग पर बल दिया, वह परवर्ती समाज सुधार आंदोलन में नहीं रही। इसलिए राष्ट्र आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता नहीं बन पाई और विभाजनकारी शक्तियों को कामयाबी मिली। वहाबी आंदोलन, मुसलमानों का एक आंदोलन, परंपरावादी, सरकार विरोधी, फराजी, अलीगढ़ एंग्लो मोमडन कॉलेज, उद्भववादी, सरकार समर्थक, हिंदुओं के साथ आपसी भाईचारा संभव है, पॉलिटिकली गठबंधन सही नहीं है। अलीगढ़ का मानना था। सर सैयद अहमद खान, दो राष्ट्र निर्माण का आधार, सर सैयद अहमद खान था। वहाबी एवं अलीगढ़, वहाबी परंपरावादी इस्लाम के आधार पर मुस्लिम समाज से सुधार चाहता है। अलीगढ़ मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण चाहता है। वहाबी ब्रिटिश विरोधी थे। वहाबी हिंदू का धर्मांतरण चाहते थे और ब्रिटिश विरोधी होने के राष्ट्रीय होने का प्रमाण माना जाना चाहिए। बच्चों का इस्लामिक व पश्चिमी शिक्षा भी मिले, अलीगढ़ वालों का मानना था। अलीगढ़ एंग्लो इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के मित्र थे। अलीगढ़ वालों ने हिंदू मुस्लिम के अलग अलग राजनीतिक मोर्चाबंदी का विचार दिया। वस्तुतः यहीं से दो राष्ट्र का सिद्धांत जन्मा, जो आगे चलकर विभाजन की राजनीति का वैचारिक बुनियाद बना। 19वीं सदी के हिंदू समाज की प्रतिक्रिया में मध्यकाल की गलतियों के विरुद्ध आक्रोश तो था ही, साथ ही उनके नायक और खलनायक का बोध उनकी अपनी पहचान और परंपरा एवं धर्म पर भी आधारित थी। हिंदू समाज में जाति भेद और लिंग भेद की समस्या भी गंभीर थी, क्योंकि इसके तहत मानव का संबंध मानवीय आधार पर नहीं गढ़ा गया था। पुरुष की तुलना में महिला कई स्तरों पर वंचित थी, जैसे कि सती, विधवा विवाह पर रोक, बाल विवाह, बहुविवाह, शिक्षा से महिलाओं का वंचित होना, सार्वजनिक जीवन से महिलाओं की दूरी, उत्तराधिकार की महिलाओं का वंचित होना। समाज सुधारकों ने इन समस्याओं का अंत कर स्त्री व पुरुष के बीच मानवीय व समता आधारित समाज के गठन का प्रयत्न किया। इसके तहत सुधारकों की दो श्रेणियां दृष्टिगत होती हैं।
वो सुधारक जो सरकार के साथ तालमेल बैठाकर तात्कालिक सुधार के लिए कानूनी उपाय चाहते हैं। इसके साथ ही इनका एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी था, जिस रास्ते वो महिलाओं की दशा में सुधार का व्यापक प्रयास कर रहे थे। इस श्रेणी के सुधारकों में राजा राम मोहन राय, बहराम जी मालाबारी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि को रखा जा सकता है। राजा राम मोहन राय ने सती के उन्मूलन के पक्ष में काम किया, विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में, जबकि बहराम जी ने बाल विवाह को रोकने के लिए काम किया। इसके समानांतर यह भी स्मरणीय है कि राजा राम मोहन राय नारी शिक्षा, सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका और पैतृक संप्रज्ञी में उनका उत्तराधिकार के पक्ष में भी उन्होंने विचार दिया, जन जागरण के लिए प्रयास किया। सुधारक दूसरी श्रेणी में सुधारकों में दयानंद सरस्वती और विवेकानंद का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने हिंदू समाज की जीवन पद्धति में व्यापक सुधार के लिए हिंदू जीवन पद्धति को ही सही समझ के आधार पर अपनाने की बात किया। इसके तहत दयानंद सरस्वती वैदिक जीवन पद्धति पर बल दिए। विवेकानंद का दृष्टिकोण वेदांत यानी उपनिषद पर आधारित था। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि समाज सुधार आंदोलन ने समाज में सुधार की दिशा महिलाओं के लिए प्रशस्त की। इस दिशा में योगदान करने वाले और भी कई सुधारकों का नाम लिया जा सकता है, जैसे कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जस्टिस रानाडे, D.K. कर्वे, पंडिता रमाबाई आदि, कादम्बरी गांगुली, रमाबाई आदि। इस क्रम में यह भी स्मरणीय है कि इन सुधारकों ने जो मार्ग दिखलाया उसमें वास्तविक गति। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि समाज सुधार आंदोलन ने समाज में सुधार की दिशा महिलाओं के लिए प्रशस्त की। इस दिशा में योगदान करने वाले और भी कई सुधारकों का नाम दिया जा सकता है, जैसे कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जस्टिस रानाडे, D.K. कर्वे, पंडिता रमाबाई आदि, कादम्बरी गांगुली, रकमाबाई आदि। इस क्रम में यह भी स्मरणीय है कि इन सुधारकों ने जो मार्ग दिखलाया उसमें वास्तविक गति एवं आई, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट ने महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाया। यह 19वीं सदी की एक महान नायिका लक्ष्मीबाई का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने भी अपने त्याग और बलिदान के आधार पर महिला की स्वतंत्रता और बराबरी के लिए होने वाले संघर्ष को प्रेरित किया। 20वीं सदी में तो कई राष्ट्रवादी नायिकाओं ने लक्ष्मीबाई से प्रेरणा ली थी। मुस्लिम सुधारक वहाबी, फराजी फर्ज वहाबी जैसे ही थे। अहमदिया उदार थे। अलीगढ़, देवबंद, दारुल उलूम, अब्दुल कासिम, नैनुल क्या ये, रशीद अहमद गांगुली दारुल उल संस्थापक थे। अरे यार गलती हो गई, दारुल उलूम संस्थापक थे इसके अब्दुल कासिम नैनोवी। ये दोनों 1857 की क्रांति के नौसैनिक थे। ये लोग अलीगढ़ वालों के विरुद्ध फतवा जारी किए। निर्णय इस्लामिया कहलाता था। उन्होंने अंग्रेजों को भारत का दुश्मन बताया। कांग्रेस ज्वाइन करने को सही बताया था इन्होंने। दारुल उलूम अंग्रेजों को इन्होंने भारत का दुश्मन बताया, कांग्रेस ज्वाइन करने को सही बताया था इन्होंने। इंडिया हमारी जन्मभूमि है, अंग्रेजों के दोस्त हमारे दुश्मन हैं। विचार का आधार इस्लाम की समझ है। इस्लाम कहता है कि कौम का हित और मूल्य का हित विरोधी नहीं होता। धर्म ही सिखाता है कि मुल्क की सेवा करो, उसका ऋण उतारो, उसे महबूब मानो, उसके मित्र को मित्र, दुश्मन को दुश्मन। हिंदू और मुस्लिम में टकराव था। हिंदू समाज में जाति भेद हिंदू समाज की एक बड़ी बुराई है। इसके तहत अलग अलग समाजों का जाति आधारित दर्जा तय होता था। उनका खान पान, विवाह आदि जाति के लोगों के साथ ही होता था। व्यवसाय भी जाति पर आधारित होता था। इसलिए यह व्यवस्था स्वतंत्रता समानता विरोधी थी और बहुत बड़ी आबादी के आत्मसम्मान का हनन करती थी। समाज सुधारकों ने जिस भारत के निर्माण का सपना देखा था उसमें मानवीय स्वतंत्रता, समानता आधारित बंधुत्व को बल देने वाला समाज का विचार था। समाज सुधारकों ने राष्ट्रवाद के नाम पर जो कार्य किया उसमें मानवीय समाज जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित हो के निर्माण का विकास विशेषता
उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त समाज सुधारकों ने राष्ट्र के नाम पर और भी कई तरह का योगदान किया है, जैसे भारतीय संस्कृति के सम्मान की रक्षा, जिससे भारत का पश्चिम के समक्ष आत्मबल मजबूत हुआ। स्वराज एवं स्वदेशी का विचार, इसका विचार पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे, जिन्होंने वह अलग लगाया जो आगे के राष्ट्रीय महत्व में निर्णायक सिद्ध हुआ। समाज सुधारकों ने लोकतांत्रिक राजनीति का विचार दिया, इससे राष्ट्रवाद को बल मिला, क्योंकि लोकतंत्र में प्रजा को नागरिक का दर्जा मिल जाता है और स्वतंत्रता और समानता को वैधानिक आधार मिल जाता है। उन्हें मताधिकार के माध्यम से अपनी विधायिका व कार्यपालिका के निर्माण का मताधिकार मिल जाता है। इसके तहत हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र राष्ट्रवाद के लिए एक आवश्यकता होता है, जो विविधतापूर्ण एवं अंतर्विरोधों से भरे समाज के लिए और भी ज़्यादा जरूरी होता है। विवेकानंद ने पहली बार यह कहा था कि हम भारत माता को देवी जगदम्बा के रूप में देखते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समाज सुधारकों ने राष्ट्रवाद की भावना का जो आधार रखा, उसी के बदौलत आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। समाज सुधार आंदोलन ऊपर से सामाजिक और धार्मिक था, लेकिन अंदर से राष्ट्रवादी था। 19वीं सदी समाज सुधार आंदोलन का काल है। समस्याएं: हिंदू मुस्लिम टकराव, जाति भेद एवं लिंग भेद। सुधारकों का उपाय: इन्होंने मानवीय स्वतंत्रता, समानता, गरिमा आधारित समाज निर्माण का प्रयास किया। इसके तहत लिंग भेद को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित विचार सुधारक विशेषतः उल्लेखनीय है। जाति भेद को खत्म करने की बात करने वालों में विशेषतः ज्योतिबा फुले, रानाडे, श्री नारायण गुरु आदि का नाम उल्लेखनीय है। 20वीं सदी में पेरियार और अंबेडकर जी जैसे विचारक इस मुद्दे को ज़्यादा बड़े पैमाने पर उठा सके। समाज सुधारकों में अनेक ऐसे सुधारक थे जो धर्म सुधार का मार्ग भी अपनाए, जैसे राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, श्री नारायण गुरु आदि। इनकी समझ यह थी कि समाज धर्म से बंधा है, उसी से प्रेरणा और मार्गदर्शन लेता है। अतः धर्म को ही पहले मानवीय स्वतंत्रता प्रिय, समानता प्रिय एवं सबके लिए गरिमामय बनाने वाला होना चाहिए, तभी समाज ऐसा हो पाएगा। सुधारकों का सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद का तत्व भी निहित था। समाज सुधार और राष्ट्रवाद का अन्योन्याय संबंध। लोकतंत्र भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी था। सुधारकों ने पहली बार यह विचार दिया। भारतीय संस्कृति को सम्मान से भारतीय राष्ट्रवाद का मनोबल बढ़ा। स्वराज एवं स्वदेशी एवं राष्ट्रीय आंदोलन का संबंध गहरा है। देवी जगदम्बा और भारत माता के रूप में देखने का विचार राष्ट्रवाद के लिए सहायक सिद्ध हुआ। सुधारक की प्रेरणा एवं प्रभाव। समाज सुधार आंदोलन को बल देने वाले कारक: पश्चिमी शिक्षा, अतीत की शिक्षा, प्रेस, अखबार, साहित्य, नए नगरों का उभार, पुराने शासक वर्ग के स्थान पर नए शासक वर्ग का उभार, कृषि के वाणिज्यीकरण से प्रभावित लोगों का सुधार, 20वीं सदी में इंडियन नेशनल मूवमेंट का योगदान और लोकतांत्रिकीकरण एवं सुधार। पश्चिमी शिक्षा 1823 में सार्वजनिक शिक्षा समिति आई थी। 1823 में मेघालय की अनुशंसा। पश्चिमी विषय अंग्रेजी भाषा और अधोमुखी निस्यंदन अनुदान का प्रावधान नहीं। 1854 में वुड्स डिस्पैच है, ये पागल हो गया मैं, वुड्स डिस्पैच सॉरी, इसमें अधोमुखी निस्यंदन की नीति का, ये मेरे माइंड ने रिप्लाई किया था, नोट मैंने नहीं किया, नीति का त्याग हो गया। सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा व अनुदान की नीति को स्वीकार कर लिया। पश्चिमी शिक्षा एवं सुधार। यूरोप के आधुनिक विचारों का आगमन हुआ। भारत में तर्क बुद्धिवाद की शिक्षा मजबूत हुई। भारत के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, नवीन वैज्ञानिक शिक्षा आदि का प्रचार हुआ, किंतु इसकी सीमा है कि शिक्षा का प्रचार कम हुआ था। पश्चिमी शिक्षा में गणित व विज्ञान एवं अन्य
व्यावसायिक विषयों की शिक्षा कम हुई। इसके बाद पूर्वी शिक्षा के श्रेष्ठ तत्वों की अवहेलना घातक रही। भारतीयों का मनोबल कमजोर पड़ा। चूंकि सरकार साम्राज्यवादी थी, इसलिए शिक्षा का बजट कम हुआ। व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा की उपेक्षा हुई। अतीत की महत्ता से भारतीयों को अपरिचित रखना और उनके मन में पश्चिम का महिमामंडन साम्राज्य के लिए जरूरी था। अंग्रेजों ने भारतीयों को उनके अतीत की शिक्षा से इसलिए दूर किया क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था कि भारतीय अगर अपने अतीत के गौरव गान से जुड़े रहेंगे तो पश्चिम के प्रति उनका समर्पण नहीं हो पाएगा। यदि पश्चिम के प्रति समर्पण नहीं होगा तो वो ईसाई नहीं बनेंगे और साम्राज्य का विरोध कर सकते हैं। वास्तव में पश्चिमी शिक्षा के पीछे सरकार का उद्देश्य भारतीयों का आधुनिकीकरण नहीं था। उनकी मूल मंशा यह थी कि भारतीयों को क्लर्क मिल जाएं, भारतीय लोग अंग्रेज वस्तुओं के उपभोक्ता हो जाएं और ब्रिटिश साम्राज्य के गुण गाएं और अतीत से भारतीयों का संपर्क टूट जाए। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन का एक सकारात्मक प्रभाव एक संयोग था एवं नकारात्मक प्रभाव साम्राज्यवाद का संभावित परिणाम था। शिक्षा नीति के अच्छे बुरे परिणाम और बुरे परिणामों के पीछे का कारण। शिक्षा वुड्स डिस्पैच भारत में ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा था। वुड्स डिस्पैच सरकार सार्वजनिक शिक्षा दे और लड़कियों की शिक्षा पर भी बल दे। शिक्षा का विषय धर्मेतर रखें और तकनीकी शिक्षा को बल दे। सरकार शिक्षा के लिए अनुदान दे। प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो। उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोले। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र खुले। महत्व अब सरकार ने इसकी अनुशंसा को स्वीकार किया। इससे ब्रिटिश व्यवस्था में निर्णायक परिवर्तन हुआ। जैसे कि अब शिक्षा मुट्ठी भर लोगों तक सीमित नहीं बल्कि अब लोगों तक फैल सकती थी। उसके बाद फिर शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ। देसी भाषा की शिक्षा कम से कम प्रारंभिक लेवल पर रही। उच्च शिक्षा की दृष्टि से देखें तो नालंदा और विक्रमशिला के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और शिक्षकों का प्रशिक्षण शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक आवश्यक कदम सिद्ध हुआ। अनुदान की व्यवस्था शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से एक उपयोगी कदम सिद्ध हुआ। इसी आधार पर कुछ इतिहासकार इसे भारतीय इतिहास की शिक्षा के जगत में मैग्ना कार्टा की शिक्षा देते हैं। लेकिन यदि इसके बारे में इसके वास्तविक परिणामों पर दृष्टि डालें तो सरकार ने वादे तो बहुत किए पर निर्वहन नहीं हुआ। इसके लिए 19वीं सदी के अंत तक साक्षरता की दर 9% ही रहा। आज़ाद देश में बस सिर्फ 12% ही लोग साक्षर थे। 19वीं सदी के अंत तक MSc की पढ़ाई नहीं होती थी। पहला कृषि विश्वविद्यालय करजन के काल में हुआ। 1947 में 963 इंजीनियर मात्र थे। समस्या का मूल कारण यह था कि सरकार का शिक्षा बजट कम था। हंटर कमीशन, बड़ौदा के गायकवाड़ का पहल निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा। 1913 का सरकार का वादा निःशुल्क शिक्षा लेकिन अनिवार्य नहीं। 1919 के एक्ट में शिक्षा। 1917 में सैडलर कमीशन 10+2+3 प्रणाली 1917 में आई थी। 1919 के एक्ट में शिक्षा। साइमन कमीशन एवं हटोंग आयोग, सार्जेंट आयोग, कौन सा आयोग है ये? हटोंग आयोग, सॉरी। हंटर कमीशन 1882, यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। 1919 में कहा गया कि शिक्षा प्रांतीय विषय है और हस्तांतरित विषय है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को 10th के बाद व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ देना चाहिए। उच्च शिक्षा का द्वार उनके लिए बंद होना चाहिए, तभी विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर उठेगा। सर्जेंट आयोग, इसने पहली बार कहा कि गवर्नमेंट अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करे। प्राच्यवादी शिक्षा, पूर्वी शिक्षा। प्राच्यवादियों के द्वारा भारतीय अतीत को लेकर जो शोध कार्य किया गया उससे भारतीयों का सांस्कृतिक आत्मबल मजबूत हुआ और सुधार के लिए पूर्व से सीखने का ज्ञान कोश भी उपलब्ध हुआ। राजा राम मोहन राय, जन्म मृत्यु जन्म का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, अध्ययन, साहित्य, अखबार, संस्था, विचार स्थान। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राजा राम मोहन राय बंगाल में सक्रिय रहे। धर्म, दर्शन, विज्ञान, राजनीति, इतिहास, कई विषयों के ज्ञाता थे। विश्व भर के लिटरेचर पढ़े इन्होंने। बुक्स, तुहफात उल मुबाहिदीन, एकेश्वरवादी,
प्रिसेप्शन ऑफ जीसस। पहली पुस्तक में उन्होंने अपना धार्मिक विचार दिया, ईश्वर एक है, वह निराकार है, ज्ञान के माध्यम से उसे समझा जा सकता है। यह विचार कुछ हद तक इस्लाम और ईसाई से मिलता था, लेकिन इससे ज़्यादा यह उपनिषद पर आधारित था। ईसाई धर्म की अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का विश्लेषण किया। न्यूज़पेपर था इनका, संवाद कौमुदी बंगला भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, भ्रमोनिकल मैगजीन जो वो इंग्लिश में दिया, पता नहीं भ्रमोसिकल है या क्या है ये, भ्रमेनिकल। इन अखबारों के माध्यम से उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों की जानकारी होती है। राजा राम मोहन राय का राजनीतिक विचार राष्ट्रवाद और उदारवाद पर आधारित था। सामाजिक स्तर पर दो मानववादी और समाजवादी थे। मेल फीमेल को इक्वेलिटी पर उनका विशेष ध्यान था। सती प्रथा का अंत करने के लिए उन्होंने जनाधार तय करने के लिए उन्होंने अपने अखबारों का प्रयोग किया। आर्थिक स्तर पर राजा राम मोहन राय मानते थे कि कृषकों के साथ भी स्थायी बंदोबस्त होना चाहिए। संस्था, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रतीक थे और अग्रदूत भी थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रतीक और अग्रदूत थे। प्रकाश डालें आधुनिक भारत की विशेषताएं। राजा राम मोहन राय प्रतीक कैसे थे? अग्रदूत का मतलब क्या है? यह तर्क बुद्धिवादी है। यह स्वतंत्रता एवं समानता की बात करती है। राष्ट्रवाद एवं उदारवाद की बात करती है। इसका धर्म इसकी नीति और समाज को पहले की तरह जकड़ता नहीं है। यातायात के नए साधन, उत्पादन की नई पद्धति। राजा राम मोहन राय में इनमें से अधिकांश विशेषताएं थी। मोहन राय किसी धर्म ग्रंथ में कही गई बात को अंतिम बात नहीं मानते थे, तर्क और बुद्धि के आधार पर विवेचना करते थे। अग्रदूत का तात्पर्य है कि आधुनिकीकरण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। राजा राम मोहन राय इसकी शुरुआत हुई थी। आधुनिक भारत ईस्ट और वेस्ट के संयोग से बना और इस मॉडल का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय थे। दयानंद सरस्वती जीवन काल, क्षेत्र, शिक्षा, साहित्य, विचार। 1883 में इनकी मृत्यु हुई। कार्ल मार्क्स की भी इसी वर्ष मृत्यु हुई थी। गुजरात में जन्म। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज पंजाब में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। उसके अतिरिक्त राजस्थान, दिल्ली और कई अन्य प्रदेशों में भी आधार बना। 19वीं सदी के समाज सुधार के दौरान बनने वाली संस्थाओं में सबसे ज़्यादा बड़ा सामाजिक और क्षेत्रीय आधार उसी के पास था। शिक्षा। वैदिक शिक्षा प्राप्त की। संस्कृत, व्याकरण, धर्म, दर्शन आदि के विशेषज्ञ थे। ये भारतीयों को शिक्षा देने का प्रबल समर्थक थे, जिसमें लड़कियों की शिक्षा भी शामिल है। शिक्षा का विषय। इस विषय पर आगे चलकर आर्य समाज दो भागों में बट गए। स्वामी श्रद्धानंद, वैदिक शिक्षा ओनली। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ये पॉपुलर नहीं थी ज़्यादा। और एक था लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, DAV का संकल्प लाए, जो भारत में शैक्षणिक क्षेत्र में एक आंदोलन बन गया और पूर्वी और पश्चिम के संयोग के आधुनिक भारत के निर्माण का पथ प्रदर्शक भी। साहित्य। पाखंड खंडिनी पताका के तहत बहुत कुछ लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में। मोहन रॉय डेवलप्ड टुगेदर के स्वतंत्र। वेद की विवेचना क्या है? वेद की ओर चलो। आज की समस्याओं का समाधान है वेदों में। दे थिंक। वेद स्वतंत्रता, समानता, सामुदायिकता, ज्ञान मार्ग एवं नैतिकता, जन प्रतिनिधित्व आधारित जीवन पद्धति की शिक्षा देती है। संगठन। आर्य समाज विचारधारा। आधुनिक भारत पूर्व की शिक्षा से बनेगा। बाद में दयानंद सरस्वती। एंग्लो वैदिक शिक्षा। धर्म एकेश्वरवादी, ज्ञान मार्गी, वैदिक नैतिकता और आधारित। प्रथम दृष्टया वैदिक साहित्य बहुदेववादी लगता है, पर दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वे सारी प्राकृतिक शक्तियाँ एक ही ब्रह्म की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। प्रकृति, जीवमंडल और विश्व के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन की शिक्षा दी गई है। यह पद्धति एक इकाई है। उन्होंने वर्ण, जाति, लिंग भेद का विरोध किया। वो उपभोक्तावादी भौतिक संस्कृति के विरुद्ध थे। प्रकृति एवं जैव मंडल के साथ सह अस्तित्व के समर्थक थे। इसके लिए वैदिक जीवन पद्धति अपनाने पर बल देते थे। वह स्वराज, स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा का समर्थक थे। हिंदी, इंग्लिश।
स्वधर्म, वैदिक धर्म की सर्वश्रेष्ठता की बात। शुद्धि का कार्यक्रम, वैदिक धर्म को बढ़ावा देने पर इस्लाम ईसाई धार्मिक पद्धतियों कर्मकांडों का खंडन होता है, जिससे तनाव और टकराव पैदा होता है। हिंदू से मुसलमान बन गए लोगों के लिए उन्हें पुनः हिंदू बनाने का कार्यक्रम चलाया गया। इसी को शुद्धि कहा जाता था। पुनर्धर्मांतरण की पद्धति थी। स्वदेशी वस्तु, विचार, कला, साहित्य आदि सब एक स्वदेशी होना चाहिए। विदेशी कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी का विकल्प नहीं हो सकता। आगे चलकर स्वदेशी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जीवन पद्धति का अभिन्न हिस्सा हो गया था। स्वराज, अपना राज, भारतीय शासन, जनता का शासन, अपनी आत्मा का शासन, समाज और संस्कृति का मार्गदर्शन, राष्ट्रवादी भावना विकसित करने में योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, हिंदी भाषा के विकास में योगदान। इन्होंने स्वदेशी के रास्ते भारतीय जीवन पद्धति को प्रभावित किया। स्वराज का इनका विचार ही गांधी जी का विचार था। शिक्षा में योगदान, विवेकानंद जीवन, साहित्य, दर्शन, विचार 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुए थे। इंडियन वेस्टर्न दोनों शिक्षाएं ली थी इन्होंने। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद का जन्म बंगाल में हुआ था 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में। इनके साहित्य थे प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राम योग संस्था, वेलूर मठ। इन्होंने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कल्याण के लिए कार्य किया। इनके विचार थे अध्यात्मवादी, रोटी और आध्यात्मिकता को मिलाया। इसके तहत उन्होंने पश्चिम एवं पूर्व की संस्कृतियों के तालमेल और आध्यात्म एवं समाजवाद के तालमेल पर बल दिया। विवेकानंद का धर्म समावेशी था और ये सबकी श्रेष्ठता एवं सबके सौहार्द में विश्वास करते थे। मानवीय सामाजिक संबंध में विश्वास करते थे। वो राष्ट्रवादी थे। देवी जगदम्बा के रूप में भारत माता को देखते थे। शिक्षा को मूल्य, ज्ञान और योग्यता की दृष्टि में देखते थे, न कि अर्थोपार्जन की दृष्टि से। पराक्रम के दार्शनिक थे। पहली सीख यही, अपने को आबाद करो, बस न सके दिल की बस्ती तो आग लगा के बर्बाद करो। भौतिकतावाद, समानता, लिंग जाति के अतिरिक्त आर्थिक भेद का भी अंत चाहते थे। ज्ञान की प्राप्ति, उनकी मान्यता थी कि व्यक्ति का हासिल सिर्फ उसकी उपलब्धियों और उसकी प्रतिज्ञा और परिश्रम का परिणाम नहीं है, उसमें प्रकृति, समाज आदि का भी योगदान होता है। अतः